सभी मेरे प्यारे व्यूअर्स का वेलकम है YET के एडिटोरियल क्लास में। आज सुबह का सेकंड एडिटोरियल हम डिस्कस करेंगे विंटर वरीज, इसका टाइटल है। अगर चैनल पे नए आए हो तो मैं आपको बता दूं, इस चैनल पे अपने ना केवल ट्रांसलेशन करते हैं बल्कि साथ ही साथ ग्रामर और वोकैब दोनों को मैं पढ़ते पढ़ते आपके साथ डिस्कस करूँगा। हर लाइन में से ग्रामर कॉन्सेप्ट्स अलग करेंगे, वोकैबलरी को अलग लेंगे। शुरू करेंगे उसी खास अंदाज में क्लास को। अब जो आपने आज सीखना है वो सारा का सारा अपने इस पे अप्लाई करना है। सारे ग्रामर कॉन्सेप्ट, सारी वोकैबलरी आज जो सीखोगे इस क्विज पे अप्लाई होगी। आप पहले से इसको एक ट्राई दें ताकि वीडियो के लास्ट में मैं आपको जब इसका सॉल्यूशन करवाऊं तब आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग के गैप्स बताऊं। शुरू करेंगे क्लास को, मज़ा आने वाला है, पूरे फोकस से देखना। चलिए कुछ नया सीखते हैं। विंटर वरीज। विंटर का मतलब होता है सर्दियाँ, समर का मतलब होता है गर्मियाँ, है ना। फॉल का मतलब होता है पतझड़। ये सारे मौसम आपको पता होना चाहिए इंग्लिश में। तो कह रहा है विंटर में वरीज आ गई है, परेशानियाँ आ गई हैं सर्दी में। अब देखो क्यों आई है। कह रहा है ऑन होम मिनिस्ट्री गाइडलाइंस टू चेक स्प्रेड ऑफ कोविड-19। कह रहा हम बात कर रहे हैं हमारे गृह मंत्रालय के होम मिनिस्ट्री के उन गाइडलाइंस की जो चेक करने के लिए हैं फैलाव को कोविड-19 के। अब मेरा आपसे सवाल है, यहाँ पे चेक करने का क्या मतलब है। चेक करते हैं ना अपने किसी गलतियाँ चेक करते हो, आप किसी की कॉपी चेक करते हो, नोटबुक चेक करते हो। चेक करने के बहुत सारे मीनिंग होते हैं, जिनमें से एक मीनिंग होता है किसी चीज़ को कंट्रोल में लाना। आपको ये बात अच्छे से पता होगी, वोकैबुलरी वर्ड्स बहुत सारे मीनिंग रखते हैं अपने अपने, तो आपको उनके नए वाले मीनिंग्स पकड़ने हैं अब, है ना। तो पहला मीनिंग होता है चेक करने का, किसी चीज़ को टेस्ट करना। दूसरा मीनिंग होता है चेक करने का, किसी चीज़ को कंट्रोल करना, कर्व करना, कंटेन करना, रिस्ट्रेन करना। तो कह रहा गाइडलाइन आई है कोविड-19 के फैलाव को चेक करने के लिए, इसको कंट्रोल करने के लिए। अब बढ़ेंगे इसके टाइटल पैराग्राफ की तरफ, देखें क्या कहना चाह रहा है। कह रहा टारगेटेड कंटेनमेंट ऑफ कोविड-19 कैन वर्क बट देयर इज़ नो रूम फॉर कॉम्प्लिसेंसी। कह रहा है जो टारगेटेड कंटेनमेंट है ना, जो टारगेट करके आपने रोकने का काम किया है, कंटेन करने का काम किया है, चेक करने का काम किया है, और किसको, कोविड-19 को। कह रहे ये वर्क कर सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप टारगेट करके जगह जगह लॉकडाउन लगाओ जहाँ पे ज़्यादा केस हैं, ये काम करेगा। लेकिन बट वहाँ पे कोई रूम नहीं है, कोई स्कोप नहीं है कंप्लेसेंसी का या ढिलाई का। आपको जहाँ पे ज़्यादा केस लगे आप वहाँ लॉकडाउन लगा दो, ये सही है। लेकिन जहाँ पे केस कम है वहाँ पे ढिलाई नहीं देनी है, ऐसा ना हो लोग वहाँ पे मास्क ना पहनते हो। समझ गए ना। वर्ड देखने वाले देखो, कंप्लेसेंसी इसका मतलब होता है आप जब सेटिस्फाइड हो जाते हो ना, आपको लगता है यार सब कुछ ठीक है, सब चंगा सी, उसको कहते हैं कंप्लेसेंसी। ठीक है ना। कॉम्प्लेसेंसी होती है अ स्टेट ऑफ सेटिस्फैक्शन और अ स्टेट और सेंस ऑफ सिक्योरिटी। आपको लगता है सब ठीक है तो आप कंप्लेसेंट हो जाते हो। अभी सब ठीक नहीं है, आपको ऐसा नहीं होना है। रूम का मतलब होता है कमरा, लेकिन रूम का एक और मतलब होता है दायरा या स्कोप। तो कह रहा है कोई दायरा या कोई स्कोप नहीं है कॉम्प्लेसेंसी का, है ना। तो यहाँ पे कमरा नहीं, स्कोप की बात हो रही है। कंटेनमेंट मतलब किसी को रोकना, कर्व करना, कंट्रोल करना, चेक करना। इसी से वर्ड बना है कंटेनर। कंटेनर क्या होता है, कोई बॉक्स होता है जिसमें आप लिक्विड को कंट्रोल करके रखते हो, है ना। तो कंट्रोल करने वाला ही कंटेनर होता है, और कंटेन का मतलब भी ये होता है कंट्रोल करना। ऐसे वर्ड्स को रिलेट करोगे ना चीज़ों से तो याद रहेंगे आपको। ग्रामर रूल में आपको डिस्कस करता हूँ आपके साथ। बहुत ही अच्छा ग्रामर रूल है और सिंपल सा है ना। आप क्या करेंगे, दोनों सेंटेंस के अंदर मुझे वॉज या वर इनमें से एक चूज करके बताएंगे, और लॉजिक के साथ, है ना। ऐसा नहीं सर मुझे लगा ये वॉज होना चाहिए या ये वर होना चाहिए, अपने दिमाग में चूज करो वॉज या वर। चलो कॉन्सेप्ट बता देता हूँ मैं आपको। देयर है ना, देयर ये कोई सब्जेक्ट नहीं होता, ये होती है एक एडवर्ब या होता है इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट नहीं होगा, स्यूडो सब्जेक्ट कहलाएगा। कहने का मतलब क्या है, इसके हिसाब से कभी भी वर्ब नहीं आती है। देयर वॉज या देयर वर नोबडी इन द ऑफिस आफ्टर 6 PM व्हेन आई चेक्ड। जब मैंने चेक किया ऑफिस में कोई भी नहीं था 6 बजे के बाद। यहाँ पे वॉज या वर्क क्या आएगा ये डिसाइड करेगा, ना कि देयर बल्कि नोबडी। देयर इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब, उसके बाद में आएगा सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट डिसाइड करेगा यहाँ पे वॉज या वर्ब में से क्या आना है। तो देयर के हिसाब से ना वॉज आएगा ना वर आएगा, नोबडी के हिसाब से आएगा वॉज। समझ गए ना। नोबडी सिंगुलर है, इसकी वर्ब भी सिंगुलर है वॉज। अगले सेंटेंस में देयर वॉज या वर मल्टीपल इश्यूज दैट इंडिया फेस्ड इमीडिएटली
आफ्टर गेटिंग इंडिपेंडेंस। वहाँ पे बहुत सारे इश्यूज थे जिनको भारत फेस कर रहा था ठीक बाद इंडिपेंडेंस के, है ना, आज़ादी मिलने के बाद। यहाँ पे देर के बाद में, अब देखो यहाँ वॉज लगाया था तो यहाँ वॉज नहीं लगाना, क्या देखना है हमें, मल्टीपल इश्यूज को देखना है, ये है आपका सही सब्जेक्ट, है ना। तो मल्टीपल इश्यूज, पीछे एस आ रहा है, प्लूरल है, तो यहाँ पे वॉज की जगह पे वर आएगा। तो एंड रिजल्ट क्या हुआ, देर के बाद में कुछ भी आ सकता है, आपको देखना है वॉज या वर के बाद में कौन सा सब्जेक्ट पड़ा है। अगर वो प्लूरल है तो वर लगा देना, अगर वो सिंगुलर है तो वॉज लगा देना, समझ गए ना। वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के हिसाब से आती है, देयर इज नॉट अ सब्जेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। इस रूल में बहुत लोग मैंने कंफ्यूज होते हुए देखे हैं, इसलिए मैं इसको हर 10-12 दिन से रिपीट कर देता हूँ। अब मैं आपको एक समरी दूंगा किस बारे में लिखा हुआ है, आपको पता चले। बट बिफोर दैट, ग्रामर सीरीज का पार्ट नंबर 30 कल अपलोड हो चुका है रात में, एडवर्ब, है ना, एडवर्ब। ग्रामर सीरीज को फॉलो करें आपकी कंप्लीट डेवलपमेंट के लिए इंग्लिश की। इस सीरीज के अंदर मैंने शुरुआती लेवल से 10th क्लास के बच्चे को कैसे एग्जाम के अंदर ग्रामर को फेस करना है, इंग्लिश को सिखाया हुआ है। वीडियो नंबर 0 से आप चलाएंगे। अच्छा, दूसरी चीज़, आज या कल के अंदर मैं प्रीमियम मेंबर्स के लिए फुल पेपर अपलोड करने वाला हूं। अब हर वीक ऐसा ही होगा, एक वीक एसएससी का पेपर, एक वीक बैंक्स का पेपर, तो फुल पेपर डिस्कशन करने वाले हैं। मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो जरूर से बाय करें, होम पेज पर जाएं, ज्वाइन बटन पे प्रेस करें, आपको बताया जाएगा इस वीडियो को प्ले करने पे कैसे मेंबरशिप आपको लेना है और क्या मिलता है। कंप्लीट पेपर करने से ये होता है ना, आपको 1.5-2 घंटा भले ही लगेगा, पर आपको पता चलेगा सर होते तो वो पेपर को कैसे सॉल्व करते, है ना। अब एक समरी ले लो, इसकी समरी है ना, इसकी आज की 10 वर्ड्स की है। क्या क्या समरी है, जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। सच बता रहा हूँ मैं, यही समरी है आज की। हुआ क्या है कि सेंटर ने गाइडलाइंस पब्लिश किए हैं सर्दियों में कोरोना से कैसे बचा जाए। उसमें उन्होंने और कुछ लिखा नहीं लिखा, ये जरूर लिख दिया कि अब लॉकडाउन्स नहीं लगेंगे। हमारा एडिटोरियल क्या कह रहा है, इससे पब्लिक को कहीं ऐसा ना लगने लगे कि कोरोना का डर अब नहीं रहा। कोरोना का डर तो अभी भी कायम है। हमें यही समझा रहा है कि भले ही सेंटर लॉकडाउन ना लगाएं, पर आप सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क को जो है ना फॉलो करते रहें। कह रहा अगर आप मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करेंगे तो ये वैक्सीन जैसे ही है और ये मुफ्त की वैक्सीन है। तो कह रहा है जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। सबको सजेस्ट कर रहा है, एडवाइसिंग टोन है आज की। समरी को डालें कमेंट सेक्शन में। अब शुरू करने वाले हैं, फोकस से देखना। कह रहा है न्यू होम मिनिस्ट्री गाइडलाइंस टू चेक फर्दर स्प्रेड ऑफ कोविड-19 ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स starting with December reflect the government's concern that the gradually reviving economic activity should remain unaffected by ongoing containment measures। कह रहे जो नई नई गाइडलाइंस आई हैं, न्यू होम मिनिस्ट्री गाइडलाइंस, गृह मंत्रालय के जो दिशा निर्देश आए हैं। अच्छा भाई, किस काम के हैं ये? हैं चेक करने वाले, ये हैं कंट्रोल करने वाले। अच्छा, किस चीज़ को कंट्रोल करेंगे? और आगे स्प्रेड को, फैलाव को। अच्छा, किसका फैलाव? कोविड-19 का। अच्छा, कब? विंटर के दौरान, विंटर के महीनों के दौरान। अच्छा, कौन से महीने हैं? जो स्टार्ट होंगे दिसंबर से, जो स्टार्ट होने वाले हैं दिसंबर से। कह रहे ये जो गाइडलाइंस है ना, अब इसकी वो भाई रिफ्लेक्ट, ये गाइडलाइंस हमें दिखाती हैं, रिफ्लेक्ट करती हैं किस चीज़ को भाई? सरकार के कंसर्न को, सरकार की चिंता को। अच्छा, कौन सी चिंता है? दैट वो ये की कि धीमे धीमे रिवाइव होती हुई, धीमे धीमे जिंदा होती हुई जो आर्थिक गतिविधियां हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी है, उसको बने रहना चाहिए अनअफेक्टेड, अप्रभावित। और किसके द्वारा? जो अभी चालू हैं हाल के कंटेनमेंट मेजर्स के द्वारा, कोरोना को रोकने के कदमों के जो है द्वारा। सेंटेंस को मैंने पीस बाय पीस तोड़ दिया है, बहुत सिंपली आप भी पढ़ सकते हैं। सब्जेक्ट वर्ब पकड़ा, सेंटेंस आपका गुलाम। सब्जेक्ट था यहाँ पे गाइडलाइंस, वर्ब थी रिफ्लेक्ट। गाइडलाइंस ऐसा रिफ्लेक्ट करती है। दूसरा सब्जेक्ट था इकोनॉमिक एक्टिविटी, वर्ब थी शुड रिमेन। यही रिफ्लेक्ट करती है कि सेंटर चाहता है कि इस कोरोना में जो कंटेनमेंट मेजर्स आए उससे हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था पे कोई बुरा प्रभाव ना पड़े। अब आइए उसमें देखने वाली चीज़ें, वैसे तो कुछ है नहीं इसमें। ग्रेजुअली क्या है भाई? ये एडवर्ब ऑफ मैनर। रात वाली वीडियो देखी है अगर एडवर्ब की, तो अब आप एडवर्ब पहचानना सीख लो। पीछे एलवाई आ रहा है, किसी चीज़ के अंदाज को बता रही है, तो एडवर्ब ऑफ मैनर, है ना। अच्छा, इसके सिनोनिम होंगे स्लोली या कंटिन्यूसली। ग्रेजुअली मतलब धीमे धीमे, जैसे वो कछुआ चलता है ना, उसको कहते हैं ग्रेजुअल। धीमा चलता है लेकिन लगातार चलता है, उसको कहते हैं ग्रेजुअल। अनअफेक्टेड मतलब जिसको कोई प्रभाव ना पड़े। अफेक्ट और इफेक्ट में मैं आपको कई बार फर्क बता चुका हूँ। आज एक काम करते हैं, मैं आपको एक बार फर्क फिर से रिपीट करूँगा और फिर मैं आपको एक टास्क दूंगा, है ना। अफेक्ट और इफेक्ट को एक ही सेंटेंस में कैसे यूज किया जाए, पहले देख लो फर्क क्या होता है। अफेक्ट एक वर्ब है और इफेक्ट एक नाउन है। अफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव डालना, इफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव। समझ गए ना, प्रभाव जो है इफेक्ट
और डालने का काम होगा अफेक्ट। द डिसीजन डज नॉट इफेक्ट अस, ये डिसीजन हमें प्रभाव नहीं डालता है, ये डिसीजन हमारे ऊपर कोई भी असर नहीं छोड़ता है। तो डज नॉट इफेक्ट गलत हो गया ना, वर्ब चाहिए भाई डज के बाद में, तो डज लगेगी, डज की वर्ब बनेगी अफेक्ट ना कि इफेक्ट। तो डज नॉट अफेक्ट की जगह मैं लिखूंगा इफेक्ट की जगह मैं लिखूंगा अफेक्ट, समझ गए ना। तो वर्ब की जगह वर्ब घुसा दो, नाउन की जगह नाउन घुसा दो, आपका सेंटेंस क्लियर है। अगला देखो, द डिसीजन हैज़ नो इफेक्ट ऑन अस, इस डिसीजन का कोई असर नहीं है हमारे ऊपर। हैज़ नो अफेक्ट, देखो नो लगा हुआ है, क्वांटिफायर एक एडजेक्टिव, उसके बाद में एक नाउन आना चाहिए। अगर नाउन आना चाहिए, असर की बात हो रही है तो इफेक्ट लिखो ना कि अफेक्ट। वैसे तो आप लोग ज़्यादातर लोग समझते होंगे, फिर भी मैं आपको ग्रामर के हिसाब से बता देता हूँ, है ना। तो नाउन चाहिए तो इफेक्ट, वर्ब चाहिए तो अफेक्ट। अगर इतना समझ गए हो तो आपको मैं एक सेंटेंस दे रहा हूँ, इसको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में। इफेक्ट और अफेक्ट दोनों यूज होंगे इसी सेंटेंस के अंदर। वेस्टर्न कल्चर के प्रभाव ने सारी दुनिया को प्रभावित कर दिया है, वेस्टर्न कल्चर के प्रभाव ने सारी दुनिया को प्रभावित कर दिया है। अपने विवेक से, अपनी कोशिश से जो कर सकें इसका इंग्लिश बनाएं और कमेंट्स में डालें। जिनके गलत होते हैं मैं आपको सही करके बताता हूँ, जिनके सही होते हैं उनको वैसे ही पता लग जाएगा। चलो आगे बढ़े। कह रहा द सेंटर हैज़ मैंडेटेड दैट स्टेट्स डिक्लेयर कंटेनमेंट जोन्स ऑनलाइन, आइडेंटिफाइंग देम विद माइक्रो टारगेटिंग टू मिनिमाइज द इम्पैक्ट। कह रहा सेंटर ने मैंडेट कर दिया है, सेंटर ने जरूरी बना दिया इस बात को। अच्छा भाई कौन सी बात? दैट वो ये कि स्टेट्स डिक्लेयर करें कंटेनमेंट जोन्स को ऑनलाइन। स्टेट्स वर्ल्ड वाइड वेब पे बताएं कहाँ पे लॉकडाउन लगेगा, और कैसे बताएं, इस काम को कैसे करें, आइडेंटिफाई करते हुए उनको, पहचानते हुए इन कंटेनमेंट जोन्स को, और कैसे माइक्रो टारगेटिंग के साथ, है ना, और ताकि मिनिमाइज कर पाएं इम्पैक्ट को, असर को। तो सेंटर ने क्या बोला है, आप सबसे पहले तो माइक्रो टारगेटिंग करो, बिल्कुल महीन बारीक लेवल पे टारगेट करके बताओ किस गली में कोरोना फैल रहा है, फिर आप उस गली को कर दो कंटेनमेंट जोन बना दो। आपने आइडेंटिफाई कर लिया, कंटेनमेंट जोन बना दिया, जैसे ही उसको बनाओ इंटरनेट पे पब्लिश कर दो। समझ गए ना, सबको सब कुछ मालूम हो किस गली किस मोहल्ले में क्या हो रहा है। ये सेंटर ने किया है मैंडेट, बहुत अच्छा कदम है, आगे बढ़ेंगे। किसी का सवाल आएगा सर स्टेट्स डिक्लेयर दैट, स्टेट्स डिक्लेयर आपने एक ऐसा बोल दिया और एक कैसा स्ट्रक्चर बना हुआ है। ये स्ट्रक्चर मैं आपको कई बार समझा चुका हूँ, आज रिपीट इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अब आपको भी दिमाग लगाना चाहिए ना थोड़ा सा। मेरा आप सबसे सवाल है, जो लोग बहुत दिनों से मेरे साथ पढ़ रहे हैं, मैंडेट नाम के वर्ड को देख के और दैट नाम की कंजंक्शन को देख करके क्या यहाँ पे कोई ग्रामर रूल आप अप्लाई कर सकते हो जिससे यहाँ पे डिक्लेयर नाम की वर्ब लगी हुई है। थोड़ा दिमाग अपना लगाओ, इंटरेक्टिव सेशन बनाओ, है ना। ऑनलाइन है लेकिन आप इसको ऐसा ही लो जैसे आप फीस देकर के किसी कोचिंग सेंटर में पढ़ रहे हो। तो आपसे सवाल है मेरा, जो मैंने आपको सिखाया मैंडेट और दैट ये दोनों लगने पे स्टेट्स के बाद में डिक्लेयर वर्ब कैसे लिखी गई, कौन सा ग्रामर रूल यहाँ पे अप्लाई हुआ। सब लोग कोशिश करें, फिर आ जाएगा ग्रामर रूल एक दो दिनों में वाला, फिर अपने इसको रिपीट कर लेंगे। इट हैज़ ऑल्सो प्रोहिबिटेड एनी लॉकडाउन्स एट स्टेट एंड सिटी लेवल्स विदाउट प्रायर कंसल्टेशन विद द मिनिस्ट्री। कह रहे इसने ये भी प्रोहिबिट कर दिया है, इस सेंटर ने ये भी मना कर दिया है किसी भी लॉकडाउन को स्टेट और सिटी लेवल पे, और कैसे, बिना पहले कंसल्टेशन के मिनिस्ट्री की। सेंटर ने बोला है किसी शहर में किसी स्टेट में लॉकडाउन नहीं लगेगा, अगर लगाना है तो पहले हमसे इजाज़त लो, फिर आप कहीं पर लॉकडाउन को एनफोर्स करो। कर सच एडवाइस माइट अपीयर रिडंडेंट कमिंग एज इट डज आफ्टर अ लॉन्ग अनलॉक फेज दैट परमिटेड द रिलैक्सेशन ऑफ रेस्ट्रिक्शंस ऑन ऑलमोस्ट ऑल पब्लिक एक्टिविटीज़। इतना ही पढ़ते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। कह रहे ये जो एडवाइस है ना, ऐसी जो सलाह है, हो सकता है दिखाई दे, माइट अपीयर, हो सकता है ये अपीयर हो, दिखाई दे, और कैसी, गैर जरूरी, रिडंडेंट, है ना, अननेसेसरी। कह रहे इस एडवाइस की आपको हो सकता है ज़रूरत ना भी पड़े कि लॉकडाउन नहीं लगाना। अच्छा क्यों ना पड़े भाई, क्यों होगा ऐसा? कह रहे जैसे कि ये आती भी है, कमिंग आते हुए जैसे कि आती भी है, एज इट डज, और कब आती है, बहुत ही लंबे अनलॉक फेज के बाद। और कौन सा फेज है जिसने परमिट किया बहुत ही छूटों को, रियायतों को, रिलैक्सेशन को, जो था रेस्ट्रिक्शन में, प्रतिबंधों में, और कौन से प्रतिबंध, लगभग सभी पब्लिक एक्टिविटीज़ के ऊपर। तो कह रहे इतना टाइम हो गया लॉकडाउन हटे हुए, अनलॉक आने के बाद, ऐसी एडवाइस देख करके हमें लगता है कि ये गैर जरूरी एडवाइस थी। कोई भी स्टेट आज की डेट में लॉकडाउन लगाने जैसा बेवकूफ़ी वाला काम नहीं करेगी। समझ गए इतना? अब आगे देखो, कह रहा बारिंग रेगुलर फ्लाइट्स एंड ट्रेन्स एंड ऑनर्स हैविंग शिफ्टेड टू द सिटीजन टू अवॉइड गेटिंग इन्फेक्टेड। कह रहे छोड़ करके रेगुलर फ्लाइट्स को, ट्रेन्स को,
और कह रहा है उस ओनर्स के, उस जिम्मेदारी के जो हो चुका है शिफ्ट हमारे ऊपर, सिटीजन्स के ऊपर, जो कि है अवॉइड करने का इन्फेक्ट होने को। तो कह रहे ये अनलॉक फेज वो वाला फेज था जिसने सब चीज़ों में रिलैक्सेशन दिया है, खाली छोड़ करके फ्लाइट और ट्रेन्स में, है ना। फ्लाइट और ट्रेन्स में अभी भी थोड़ा रिलैक्सेशन नहीं है ना, सारी ट्रेन्स नहीं चल रही हैं, सारी फ्लाइट्स नहीं चल रही हैं। तो कह रहे ये वो वाला अनलॉक फेज था। और कह रहे जब सारा ओनर्स, सारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर शिफ्ट हो चुकी है, हमारी जिम्मेदारी है कोरोना से कैसा बचा जाए, तो आज की डेट में इस एडवाइस का कोई भी काम नहीं था। थोड़ा लंबा हो जाता है सेंटेंस, पर सिंपल सेंटेंस है, 3-4 चीज़ें इसके अंदर आई हुई हैं। अब मैं इसमें देखने वाले वर्ड बता देता हूँ। रिडंडेंट मतलब गैर जरूरी, अननेसेसरी, सुपरफ्लुअस, इसका एंटोनिम होगा जो जरूरी हो, नेसेसरी, इसेंशियल और इम्परेटिव। इम्परेटिव को खास ध्यान रखना, अच्छा वर्ड है। इम्परेटिव का मतलब होता है बहुत ही जरूरी हो, बहुत ही जो है इसेंशियल हो। इसमें और देखने वाला क्या था, ऑनस, बहुत बार ये वर्ड आता है, कल भी आया था शायद, ऑन प्लस में अस। इसको याद करने का तरीका क्या है, ऑन मतलब ऊपर, अस मतलब हमारे, जो हमारे ऊपर है वो है हमारी जिम्मेदारी। तो ऑनस का मतलब भी होता है जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है ना। ऑनस मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी। चलो आगे बढ़ते हैं। बारिंग, यहाँ कमिंग, यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल है। बारिंग यहाँ पे एक प्रेपोजिशन है, इसका मतलब होता है सिवाय इसके, एक्सेप्ट फॉर, है ना। बारिंग एक प्रेपोजिशन होती है। कह रहा है सेवरल स्टेट्स विद अ perceived decline in new infections have opened up even more. In Tamil Nadu, for instance, final year in-person college classes and medical courses, except for fresh entrants, are set to reopen on December 7. अब बता रहे इससे भी आगे बढ़ गई हैं कई स्टेट्स, है ना। अब क्या किया है, कह रहे बहुत सारी स्टेट्स ने, और कैसे, एक परसीव डिक्लाइन के साथ, एक समझे जाने वाले, फील किए जाने वाले जो है गिरावट के साथ, नए इन्फेक्शन में, नए जो है इन्फेक्शंस की संख्या में। कह रहे बहुत सारी स्टेट्स ने ना ओपन अप कर दिया है और खोल दिया है, इवन मोर, और भी ज़्यादा, है ना। उन्होंने और भी ज़्यादा एक्टिविटीज़ को परमिट कर दिया है। अब ये बता रहा है कैसे। कह रहे तमिलनाडु में फॉर इंस्टेंस, फॉर एग्जाम्पल के लिए, फाइनल ईयर में इन पर्सन कॉलेज क्लासेस और मेडिकल कोर्सेज छोड़ करके, फ्रेश एंट्रेंट्स को छोड़ करके फर्स्ट ईयर वालों को, वो सेट हैं, वो तैयार हैं रीओपन होने के लिए दिसंबर 7 से। तो कह रहे कई स्टेट्स तो इतना आगे बढ़ गई हैं जिन्होंने स्कूल कॉलेज भी खोल दिए हैं। एग्जाम्पल दे रहा है तमिलनाडु का, जहाँ पे अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट नहीं हो ना, अगर उनको छोड़ दिया जाए तो उसके अलावा बाकी सब जो हैं वो आ सकते हैं 7 दिसंबर से अपने कॉलेज में क्लास लेने के लिए। सिंपल सेंटेंस, एंट्रेंट का मतलब होता है जो एंट्री मारे कहीं। अगर आप फ्रेश एंट्रेंट है कॉलेज में तो मतलब आप फर्स्ट ईयर के अंदर कॉलेज में एनरोल हुए हैं, तो फर्स्ट ईयर वालों को छोड़ के सब आ सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहे दिस इज अ टाइम टू रीआइटरेट प्रूवन सेफ्टी नॉर्म्स कंसिडरिंग दैट इंडिया हैज़ अबाउट 4.48 lakh एक्टिव केसेस आउट ऑफ अ टोटल ऑफ 94.31 lakh केसेस रिकॉर्डेड दस फार। इतना ही पढ़ेंगे फिर आगे बढ़ेंगे, लंबा सेंटेंस है। कह रहे ये एक वक्त है, दिस इज अ टाइम, ये एक ऐसा वक्त है जिसमें हम रीआइटरेट करें, जिसमें हम फिर से दोहराएं। रीआइटरेट करना मतलब दोहराना, रिपीट करना, जिसमें हम फिर से दोहराएं प्रूवन सेफ्टी नॉर्म्स को, ऐसे सुरक्षा के नियमों को जो प्रूवन है, जो कि प्रूव हो चुके हैं, है ना। अच्छा क्यों करना है ऐसा, कंसीडर करते हुए इस चीज़ को देखते हुए दैट वो ये कि इंडिया के पास इतने तो हैं एक्टिव केस, और कितने में से 94.31 लाख केसेस में से जो अब तक रिकॉर्ड हुए हैं। तो कह रहे अभी तक भी 5 लाख केस अपने देश में कोरोना के हैं, तो इस चीज़ को दोहराने की जरूरत है, सेफ्टी नॉर्म्स को। आगे क्या कह रहे एंड वेयर ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ द न्यू इन्फेक्शंस आर कंसंट्रेटेड इन 8 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज इंक्लूडिंग दिल्ली। और कह रहे जहाँ पे इंडिया, जहाँ पे लगभग 3/4 नए इन्फेक्शन जो हैं वो कंसंट्रेटेड हैं 8 राज्यों में और यूनियन टेरिटरीज में, जिसमें शामिल है हमारी दिल्ली। समझ गए ना, सिंपल सेंटेंस था। कह रहा वैसा वक्त आ गया जो इतने सारे केस हैं और 8 ही स्टेट्स के अंदर सारे के सारे केस हैं, तो हमें फिर से दोहराना चाहिए प्रूवन सेफ्टी नॉर्म्स को। मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें। अब यहाँ पे एक वर्ड देख लो, फिर ग्रामर रूल देखेंगे आज का, जो मेन ग्रामर रूल है रीआइट्रेट। इसका मतलब होता है रिपीट करना, इम्फेसाइज करना, किसी चीज़ पे बार बार जोर डालना, रीआइट्रेट करना। अब आ जाओ अपने ग्रामर रूल पे। आज के तीनों सेंटेंस आपके सामने हैं। पहले आप तीनों सेंटेंस में जो एरर है उसको ढूंढने की कोशिश करो, फिर मैं करवाता हूँ आपको आज का ग्रामर रूल। सब लोग कोशिश करें, बहुत ही कूल ग्रामर कॉन्सेप्ट है। जब आप गलती करोगे ना, इसमें ढूंढ नहीं पाओगे, फिर मैं आपको ढूंढवाऊंगा तो आपको हमेशा याद रहेगी। चलिए आराम से वीडियो को पॉज करके देख लेना। अब देखो अपना रूल क्या कहता है।
देखो आपको पता है V3 जो है ना वो एडजेक्टिव का काम करती है। V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का काम करती है, पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव। लेकिन हमारे पास कुछ स्पेशल वर्ड्स हैं, स्पेशल वर्ब्स हैं जिनकी थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव नहीं होती। जैसे मेल्ट है, मेल्ट का मतलब पिघलना, तो मेल्ट की सेकंड फॉर्म मेल्टेड, थर्ड फॉर्म मेल्टेड, लेकिन थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव नहीं होती। अगर आपको एडजेक्टिव फॉर्म यूज़ करनी है ना इसकी, तो वो होगी मोल्टन। बस इसी के ऊपर ही ग्रामर रूल बेस्ड है। अगर एग्जाम के अंदर आपको एडजेक्टिव की जगह पे वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हो इन सारी वर्ब्स की, तो आपको वहाँ पे एडजेक्टिव को या वर्ब की थर्ड फॉर्म को जो सूटेबल हो उसको चूज़ करना है। लाइव अब मैं आपको करवा के दिखाता हूँ आपको ना, इन सेंटेंसेस के ऊपर अप्लाई करेंगे। मेल्ट देख लो, प्रूव देख लो, श्रिंक देख लो, गेट देख लो, स्ट्राइक देख लो और शेव देख लो। स्ट्राइक का मतलब होता है चोट मारना, श्रिंक का मतलब होता है सिकुड़ जाना। तो इनकी एडजेक्टिव फॉर्म्स ये देखो राइट में लिखी हुई हैं, मोल्टन, प्रूवन, श्रंकन, गोटन, स्ट्रिकन और शेवन। माई ट्राउज पहले से देखते हैं चलो। सडनली द वोल्केनो इरप्टेड विद मेल्टेड लावा। अचानक से वोल्केनो फट पड़ा बहुत सारे मेल्ट हुए लावा के साथ। मेल्टेड लावा, भाई लावा नाउन, इससे पहले एक एडजेक्टिव। अगर एडजेक्टिव चाहिए तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आपने यूज़ कर दी, लेकिन मेल्ट की थर्ड फॉर्म तो एडजेक्टिव नहीं है। तो क्या किया जाए, इसकी एडजेक्टिव वाली फॉर्म उठाओ और यहाँ रख दो। तो मेल्टेड की जगह मोल्टन लावा। क्लियर ना, ये ग्रामर रूल था। अगला देखो, पुलिस हैव आइडेंटिफाइड द किलर एंड लुकिंग फॉर अ मैन विद अ शेव्ड हेड। पुलिस वालों ने हत्यारे को पहचान लिया है और ढूंढ रहे हैं एक आदमी को जिसका सर मुड़ा हुआ है, विद अ शेव्ड हेड। हेड क्या है, एक नाउन है। इससे पहले क्या चाहिए, एक एडजेक्टिव चाहिए। अगर एडजेक्टिव चाहिए तो शेव की थर्ड फॉर्म यूज़ कर दो, शेव्ड। अरे वाह, पर शेव्ड की थर्ड फॉर्म तो एडजेक्टिव होती नहीं, तो क्या करें, इसकी एडजेक्टिव वाली फॉर्म उठा लो जो कि होती है शेवन। तो अ शेव्ड हेड नहीं, शेवन हेड। ये है आपका आज का ग्रामर रूल। बस ये 6 ही वर्ब्स हैं, एक आधी और होगी फिर करवा दूंगा। बस ये मोटी मोटी 6 वर्ब्स हैं, है ना। तीसरा देखो, माई ट्राउजर्स हैव श्रंकन। मेरे ट्राउजर्स जो हैं, मेरी जो जीन्स है, जो भी पैंट्स हैं वो श्रंक हो गई हैं, मतलब सिकुड़ गई हैं। हैव प्लस में V3, पर श्रंकन तो V3 है ही नहीं, श्रंकन तो एक एडजेक्टिव है, तो V3 क्या है, श्रंक। तो माई ट्राउजर्स हैव श्रंक। समझ गए। आज के ग्रामर कॉन्सेप्ट में यही वाला, आज के ग्रामर क्विज में यही वाला जो कॉन्सेप्ट यूज होगा, अब वहाँ पे इसको अप्लाई करना क्विज के अंदर। चलो अब यहाँ देख लेना, यहाँ प्रूवन क्यों रखा है, प्रूवन सेफ्टी नॉर्म्स, ऐसी सेफ्टी नॉर्म्स जो सिद्ध हो चुकी हैं। एडजेक्टिव चाहिए इसलिए प्रूवन, प्रूव्ड नहीं आया। बढ़े आगे। कह रहा है एनकरेजिंग रिजल्ट्स फ्रॉम वैक्सीन ट्रायल्स एंड लाइकलीहुड ऑफ अर्ली इमरजेंसी यूज ऑथोराइजेशन have weakened voluntary caution and citizens are yielding to pandemic fatigue। कह रहा है एनकरेज आते हुए रिजल्ट, बहुत ही हिम्मत बंधाने वाले नतीजे वैक्सीन के ट्रायल से, और एक जो संभावना है ना, लाइवलीहुड है, बहुत ही अर्ली इमरजेंसी यूज़ के जो है इजाज़त का, ऑथोराइजेशन का। कह रहा है इन दोनों चीज़ों ने, हमें लग रहा है कि वैक्सीन अभी आई कि अभी आई, है ना। रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं और सबको लग रहा है आज कल में सबको वैक्सीन मिल जाएगी, है ना। कह रहे हैं इन दोनों चीज़ों ने ना वीक बना दिया है, कमज़ोर बना दिया है हमारी इच्छा शक्ति से होने वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन का मतलब होता है सावधानी, वॉलंटरी का मतलब होता है जो हम अपनी इच्छा से करते हैं। सरकार बोले नहीं बोले पर अपने हिसाब से अपना मास्क लगा के बाहर जाएं। तो कह रहे इन दोनों चीज़ों ने ना हमारे इस सावधानी को बहुत कमज़ोर बना दिया है। कह रहा और जो सिटीजन्स हैं वो यील्ड टू कर रहे हैं, वो सरेंडर कर रहे हैं पैंडमिक की फटीक के सामने। पैंडमिक से उनका सर पक गया है, सरेंडर करके वो सब मास्क वास्क भूल के बाज़ारों में घूम रहे हैं। समझ गए ना। फटीग होता है थकान, पैंडेमिक होती है महामारी। तो महामारी का थकान का मतलब है महामारी से पक जाना। अब देख लो इसमें देखने वाली चीज़ें। लाइकलीहुड मतलब पॉसिबिलिटी या प्रोस्पेक्ट, संभावना। वॉलंटरी मतलब जो आप अपनी इच्छा से करें, किसी के दबाव में ना करें, वॉलंटरी कॉशन। कह रहा है अब यील्ड टू देख लेना, एक और चीज़ है इसमें, एक वर्ड यील्ड है ना। एक वर्ड के बहुत मीनिंग होते हैं और मुझे बहुत मज़ा आता है उसके नए वाले मीनिंग्स को एक्सप्लोर करने में, क्योंकि यही है जो आपको एग्जाम्स में मार्क्स देते हैं। यील्ड का मतलब होता है देना और यील्ड का मतलब होता है सरेंडर करना। एक ही वर्ड दोनों काम करेगा। दिस प्रॉपर्टी कैन यील्ड यू ह्यूज इनकम। ये प्रॉपर्टी आपको दे सकती है, गिव कर सकती है बहुत बड़ी इनकम को। लेकिन मैं ऐसा बोलूँ, ही लॉस्ट द वॉर बट नेवर यील्डेड टू एनिमी। उसने वॉर हार गया पर फिर भी एनिमी के सामने सरेंडर नहीं किया। तो यील्ड के बाद में टू लगेगा ना, तो निशानी लगा लेना, सरेंडर करना है। अदरवाइज यील्ड का मतलब होता है किसी को कुछ देना। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा हेल्थ अथॉरिटीज मस्ट री इन्फोर्स द मैसेज दैट लो कॉस्ट इंटरवेंशंस
सच एज मास्क, गुड वेंटिलेशन एंड डिस्टेंसिंग नॉर्म्स कैन नॉट बी अबेंडेंड। कह रहा है हेल्थ अथॉरिटीज़ को री इन्फोर्स करना चाहिए, फिर से फोर्स करना चाहिए, री इन्फोर्स है ना, फिर से सबके ध्यान में लाना चाहिए इस मैसेज को, इस संदेश को कि लो कॉस्ट इंटरवेंशन जो है ना, कम कॉस्ट की जो दखल अंदाजियाँ हैं, जिन चीज़ों में पैसा नहीं लगता, जैसे कि मास्क, सही वेंटिलेशन और डिस्टेंसिंग नॉर्म्स, कह रहा है इनको अबेंडन नहीं किया जा सकता, इनको आप भूल नहीं सकते। सेंटर को बार बार ये बताना चाहिए सबको कि 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, वो बोलते हैं ना अमिताभ बच्चन। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, इनमें कोई पैसा नहीं लगता और आप कोरोना से बच भी सकते हैं। दोनों मैंने उड़ा दिए हैं। सब्जेक्ट आपका लो कॉस्ट इंटरवेंशन, वर्ब आपकी अबेंडेंट। मैं रात में बैठ करके बनाता हूँ एडिटोरियल, 12:30 बजे पब्लिश होता है, 2 बजे तक मैं सब बना करके छोड़ देता हूँ। कभी कभी मैं आधे घंटे में रिकॉर्ड करके सोता हूँ, कभी कभी मैं सुबह उठ के रिकॉर्ड करता हूँ। इसका रीज़न पता है क्या है? क्योंकि सुबह मुझे ऑफिस जाना होता है, 10 सवा 10 बजे मुझे निकलना होता है, और मैं अभी बहुत आगे तक ट्रैवल कर रहा हूँ गाँवों में, क्योंकि आंगनवाड़ियों की जो है ना ऑडिट करनी है, आंगनवाड़ियों में जाकर के चेकिंग करनी है कैसा काम चल रहा है। शाम को फ्री होकर के आता हूँ 8 साढ़े 8 बजे, फिर जिम जाना होता है, सब काम करके रात को 10 बजे मुझे टाइम मिलता है कुछ करने का, 10:30 बजे 11 बजे। अब अगर मैं रात में ना करूँ तो ये सुबह में रह जाए, है ना, आपको एडिटोरियल मिले ही नहीं। तो आप इस चीज़ से थोड़ा सा इंस्पायर हो सकते हो। मेरे को कोई ज़रूरत नहीं है कुछ करने की, लेकिन मेरा अंदर का पैशन है कि मैं अपने आप को इस्टेब्लिश करूं, अपनी नौकरी के अलावा भी कोई काम करूं और कुछ ऐसा करूं जिससे सब पे इम्पैक्ट पड़े, है ना, दूसरों की ज़िंदगियों पे। तो मैं इस काम को पूरे पैशन से कर रहा हूं। जो लोग बोलते हैं ना सर हमें मोटिवेशन चाहिए, आप मोटिवेशन इसी चीज़ से ले सकते हैं कि सब कुछ होने के बावजूद मैं मेहनत कर रहा हूँ इस चीज़ के ऊपर। कह रहा एविडेंस, इसी वजह से गलतियाँ भी हो जाती हैं, कभी कभी आप देखोगे गलत सब्जेक्ट वो मार्क्ड होता है ना, रात में करता हूँ। कह रहा एविडेंस फ्रॉम द लॉकडाउन्स इन इंडिया शोज दैट the reproductive number for COVID-19 representing the number of fresh infections caused by an individual was indeed reduced by the severe curves, although the outcome varied by location। कह रहा है जो एविडेंस है, जो लॉकडाउन आती है इंडिया में, वो हमें दिखाती है, शो करती है किस चीज़ को भाई, कि जो रिप्रोडक्टिव नंबर है ना कोविड-19 का, रिप्रोडक्टिव नंबर का मतलब क्या होता है, कोविड-19 कितनी तेज़ी से रिप्रोड्यूस करता है, कितनी तेज़ी से प्रजनन करता है, कितनी तेज़ी से आगे बढ़ता है। कह रहे जो नंबर है ना इसका, और वो नंबर है जो रिप्रेजेंट करता है नए फ्रेश इन्फेक्शंस को जो एक इंडिविजुअल कॉज करेगा। एक आदमी को कोरोना हुआ, वो 4 आदमियों को और करेगा, तो ये 4 आदमी कहलाएगा रिप्रोडक्टिव नंबर इस कोरोना वायरस का। हमें एविडेंस ये बताती है कि ये जो नंबर है ना इस कोरोना वायरस का, ये वास्तव में रिड्यूस हुआ था, ये कम हुआ था सीवियर कर्व्स के द्वारा, बहुत ही कड़े जो है कंट्रोल्स के द्वारा। कह रहा हालांकि जो नतीजा था वो वेरी किया लोकेशन बाय लोकेशन, कहीं पे ज़्यादा रहा, कहीं पे कम रहा। तो एविडेंस ने हमें यही बताया, आप लॉकडाउन लगाओ, कोरोना के केस कम आएंगे, रिप्रोडक्टिव नंबर कम होगा, लोग घर में रहेंगे, ज़्यादा जो है कोरोना को नहीं स्प्रेड करेंगे। समझ गए? सिंपल सेंटेंस है यहाँ पे। कब आप जानते हो, वेरी करना मतलब अलग अलग होना, आउटकम मतलब होता है नतीजा, है ना, किसी चीज़ का रिजल्ट। कह रहा एट द एंड ऑफ अप्रैल as the lockdown rigor eased, India had over 30,000 cases and 1153 deaths in all। कह रहे जैसे ही एंड पे अप्रैल के, ना, एट द एंड ऑफ अप्रैल के एंड पे, कह रहे जैसे ही लॉकडाउन के कड़ेपन को ईज किया गया। रिगर का मतलब होता है स्ट्रिक्टनेस, है ना, किसी चीज़ का कड़ापन। कह रहे जैसे ही अप्रैल के अंत में ना लॉकडाउन का कड़ापन ईज हुआ, थोड़ा सा आसान बना लॉकडाउन। कह रहे इंडिया के पास से 30,000 केस और 1153 डेथ कुल मिला के इन ऑल। तो अप्रैल में इतना हमारा आंकड़ा हुआ करता था इस अप्रैल के अंदर। कह रहे बट 7 months लेटर देयर वर 39,806 इन्फेक्शंस एंड 433 डेथ्स इन अ सिंगल डे, November 29, अंडरस्कोरिंग द कंटिन्यूइंग चैलेंज। कह रहे लेकिन 7 महीने बाद क्या हुआ, इतने तो इन्फेक्शन थे और इतनी मौतें थी एक सिंगल डे के अंदर, जो डे था 29 नवंबर का। और ये कैसे थे, अंडरस्कोर करते हुए, इस जारी रहते हुए चैलेंज को। आज भी चैलेंज कंटिन्यू है, इस चीज़ को अंडरस्कोर कर रहे हैं ये दोनों आंकड़े। 7 महीने बाद भी 500 लोग दिन में मर रहे हैं और 40,000 लोग नए इन्फेक्शन से आ रहे हैं, यही चीज़ हमें बताती है। अंडरस्कोर करना मतलब हाईलाइट करना, एम्फोसाइज करना, किसी चीज़ की तरफ जोर डालना। फिर देखो देयर के बाद में वर्ड क्यों लगा है, सब लोग कोशिश करें, देयर के बाद में वॉज क्यों नहीं लगा, क्योंकि सब्जेक्ट है आपका इतने इन्फेक्शन और इतनी डेथ्स। समझ गए ना, दोनों खुद ही प्लूरल हैं, एंड से जुड़े हुए हैं, तो देयर के बाद में जो वर्ब आएगी इनके हिसाब से वर आएगी। आगे बढ़ते हैं।
कह रहे द प्राइम टास्क बिफोर हेल्थ एडमिनिस्ट्रेटर्स इज टू कन्विंस द एवरेज सिटीजन दैट देर इज मच टू बी गेन थ्रू इन एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। कह रहे जो मेन टास्क है ना हेल्थ एडमिनिस्ट्रेटर्स के सामने, हमारे स्वास्थ्य विभाग के मंत्रियों और बाबुओं के सामने क्या है वो है कन्विंस करना, मनाना एवरेज सिटीजन को। और किस बात के लिए भाई? कि अभी भी बहुत कुछ है, देयर इज मच, और किसके लिए? गेन किए जाने के लिए। और किसके जरिए? इन एक्सपेंसिव, सस्ते लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के जरिए। तो हेल्थ एडमिनिस्ट्रेटर्स को अब यही समझाना चाहिए कि वैक्सीन जब आएगी कितनी महंगी होगी, कितनी सस्ती होगी हमें नहीं पता, लेकिन अगर आप अपनी लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशन कर लो, मास्क पहन के ज़्यादा बाहर जाओ, किसी से गले ना मिलो, तो आप जो है इस इनएक्सपेंसिव वे से भी बहुत कुछ गेन कर सकते हो। समझ गए ना? सही बात भी है। चलो आगे बढ़ते हैं। वैसे तो मैंने आज इन्फिनेटिव को थोड़ा सा लेने की कोशिश की थी, ऐसा करता हूँ मैं समझा देता हूँ, वीडियो लंबी हुई तो काट दूंगा इसको, है ना। इन्फिनेटिव नेक्स्ट वीक आएगा या उससे नेक्स्ट वीक, तब उसको आप डिटेल में देखोगे। इन्फिनेटिव क्या होता है? टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कभी कभी आप टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखोगे और कभी कभी आप टू प्लस बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म देखोगे। इसको बोलते हैं एक्टिव इन्फिनेटिव, इसको बोलते हैं पैसिव। यहाँ पे बी फैमिली की वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है ना। इसको कैसे किया जाए समझो। आई एम टू लीव फॉर अ हॉलीडे एट द एंड ऑफ दिस मंथ। मैं लीव करने वाला हूँ हॉलीडे पे इस साल के महीने में, इस महीने के अंत में, है ना। इस टू एम टू आर टू आप समझ चुके हैं। आप बीच में यहाँ पे गोइंग लगा दें तो आपको समझ भी आ जाएगा मतलब। आई एम गोइंग टू लीव, है ना, मैं करने वाला हूँ, मेरा प्लान है, इस काम को होने वाला है। एम टू इज टू आर टू, यहाँ पे टू लीव जो है एक इन्फिनेटिव है। अब देखो इसी फॉर्मूला को अब यहाँ लगाओ। बोथ द कंट्रीज आर टू या आर टू बी साइंड एन एग्रीमेंट। दोनों कंट्रीज साइन करने वाली हैं एक एग्रीमेंट को। अगर साइन करने वाली हैं, दोनों कंट्रीज डूअर हैं, तो यहाँ पे एक्टिव इन्फिनेटिव आएगा, टू बी साइंड नहीं आएगा, ठीक है ना। बोथ द कंट्रीज आर टू साइन एन एग्रीमेंट। लेकिन यहां देखो एन एग्रीमेंट इज टू साइन और टू बी साइन नेक्स्ट मंथ। एक एग्रीमेंट साइन किया जाने वाला है अगले महीने। अब एग्रीमेंट कुछ नहीं करेगा, एग्रीमेंट को साइन किया जाएगा, तो जो इन्फिनेटिव लगेगा वो एक्टिव नहीं, वो लगेगा पैसिव। एन एग्रीमेंट इज टू बी साइन नेक्स्ट मंथ, एक एग्रीमेंट को अगले महीने जो है साइन करने का प्लान है। तो बस यहाँ पे वही है, मच, देर इज मच टू बी गेन्ड, बहुत कुछ है गेन किया जाने वाला इन एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से। लोड मत लो, इन्फिनेटिव आएगा तब डिटेल में देखेंगे, आज आपको इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया। चलो आगे बढ़ते हैं। कर स्टडी ऑफ 131 कंट्रीज पब्लिश्ड इन द लैंसेट एस्टिमेटेड द बेनिफिट्स ऑफ रेस्ट्रिक्टिंग ग्रुप गैदरिंग्स टू 10 पीपल एंड हाउ रिड्यूसिंग फिजिकल अटेंडेंस एट वर्क प्लेसेस could bring down the reproductive number by 38% in 1 month। कर एक स्टडी जो थी 131 देशों की जो पब्लिश हुई थी इस न्यूज़पेपर में या इस मैगजीन में। कह रहे इसने एस्टिमेट किया, स्टडी ने, बेनिफिट्स को, फ़ायदों को, नफ़ों को जो है कम करने का ग्रुप की गैदरिंग्स को, है ना, लोगों के जमावड़े को। और कहाँ पे? 10 लोगों पे। स्टडी का यही कहना है कि अगर आप लोगों के जमावड़े को 10 लोगों तक रिस्ट्रिक्ट कर देना तो उसके बेनिफिट्स को इसने एस्टिमेट किया, कितने उसके फ़ायदे होंगे। कह रहा और किस चीज़ को एस्टिमेट किया भाई? कैसे रिड्यूस करते हैं जब आप लोगों की फिजिकल अटेंडेंस को ऑफिस के अंदर, वर्क प्लेसेस के अंदर, वो कैसे रिड्यूस करने का काम नीचे ला सकता है, ब्रिंग डाउन कर सकता है रिप्रोडक्टिव नंबर को 38% से एक महीने के अंदर। तो स्टडी ने बताया कि आप 10 लोगों से ज़्यादा इकट्ठे ना होने दो, ऑफिस में कम लोगों को बुलाओ, अपने आप कोरोना एक महीने में 38% नीचे आ जाएगा। समझ गए? सिंपल सेंटेंसेस, फास्ट प्रोसेस करूँगा, बहुत सिंपल है। कह रहे यूनिवर्सल मास्किंग with 95% compliance is projected to reduce deaths dramatically in another University of Washington study। हर तरफ मास्किंग, यूनिवर्सल मास्किंग, आदमी के, जानवर को तो नहीं, आदमी के, सबके आप मास्क लगा दो, है ना, यूनिवर्सल मास्किंग कर दो। और कितनी कंप्लायंस हो? 95%। 5 तो फिर भी होंगे, है ना, जिद्दी ढीठ जो नहीं लगाएंगे। तो कह रहा ऐसी जो मास्किंग है ना जिसमें हम 95% का एक्सपेक्ट कर रहे हैं सब लगाएंगे, कह रहा है ये प्रोजेक्टेड है, ये सबके सामने है, कम्युनिकेटेड है, ये हमारे सामने है। किस मामले के लिए भाई? रिड्यूस करने के लिए डेथ्स को बहुत ज़्यादा ड्रामेटिकली। और किस में बताया गया? ये दूसरी यूनिवर्सिटी के वॉशिंगटन की स्टडी में बताया गया। तो पहली लैंसेट ने ये बताया इतना कम हो सकता है, और वॉशिंगटन वाली स्टडी ने हमें बताया कि आप ऐसा कर दो तो डेथ्स भी कम हो जाएंगी। प्रोजेक्ट करने का मतलब होता है फेंकना,
प्लान करना या कम्युनिकेट करना। तो यहाँ पे कम्युनिकेट वाला मीनिंग है, ये मास्किंग जो है कम्युनिकेट की गई है कि ये रिड्यूस कर सकती है डेथ्स को, सबके सामने रखा गया इस मास्किंग को बता करके कि ये मौतों को कम कर सकती है ना। इस वर्ड को मैं खबरी भी लूँगा, 1-2 दिन रुक जाओ, वहाँ पे अच्छे से इसका पोस्टमार्टम करेंगे। कह रहा एविडेंटली द एंटायर इकॉनमी स्टैंड्स टू बेनिफिट फ्रॉम सच पेनलेस इंटरवेंशंस वाइल स्पेयरिंग डॉक्टर्स एंड फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स ऑफ डेडली रिस्क। कह रहे जाहिर तौर पे एविडेंटली, अपरेंटली, एविडेंटली पूरी कंट्री जो पूरी इकॉनमी है ना वो लायक है, स्टैंड टू करती है, वो एलिजिबल है बेनिफिट करने के लिए। पूरी इकॉनमी को बेनिफिट मिलेगा, फ़ायदा मिलेगा ऐसे बिना पेन के इंटरवेंशन से। मास्क लगाओ, लोगों से दूर रहो, तो बिना पेन का इंटरवेंशन है ना। तो कह रहा जाहिर तौर पे सारी इकॉनमी को इससे फ़ायदा मिलने वाला है। और दूसरी तरफ क्या होगा, स्पेयर करते हुए, बचाते हुए हमारे डॉक्टर्स को और फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स को इस डेडली रिस्क से। जितने कम वायरस, जितने कम इन्फेक्शन, उतने ही कम डॉक्टर्स की और हेल्थ वर्कर्स की मौतें होंगी, है ना। तो अपेरेंटली ये पेन लेस इंटरवेंशन है, सबको फ़ायदा करवा सकता है। कह रहा था सेंट्रल गवर्नमेंट, स्पेयर करना मतलब किसी को बचाना, है ना, फॉरगिव करना। डॉक्टरों को माफ़ करो, उनको बचाओ, उनको वायरस के चक्कर में उनकी जान ना निकले। कह रहा था सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ राइटली प्रायोरिटाइज टारगेटेड कंटेनमेंट बट इट शुड स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग प्रोटोकॉल्स अक्रॉस स्टेट्स एंड नॉट डाइल्यूट द मैसेज ऑफ सेफ बिहेवियर। कह रहे सेंट्रल गवर्नमेंट ने सही तरीके से प्रायोरिटाइज किया है, बिल्कुल सही तरीके से उसने प्राथमिकता दी है टारगेटेड कंटेनमेंट को, है ना, चुनिंदा जगहों पे लॉकडाउन लगाने को। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बिल्कुल सही बोला है कि सब जगह लॉकडाउन ना लगे, सिर्फ जिस गली में ज़्यादा हो वहीं पे लगाना है। कह रहे लेकिन इसको स्टैंडर्ड बनाना चाहिए टेस्टिंग के प्रोटोकॉल्स को हर राज्य में, और इसको डाइल्यूट नहीं करना चाहिए, कमज़ोर नहीं करना चाहिए। जो पैगाम है, जो संदेश है सेफ बिहेवियर का, है ना। अच्छा, कैसे डाइल्यूट नहीं करना, बाय लेबरिंग ओवर द पॉइंट ऑफ रिकवरीज एंड लो पर मिलियन फेटालिटीज। लेबर ओवर करके सारा अपना जोर इस चीज़ को बताने में लगा के जो है पॉइंट, और वो किसका, रिकवरी का, और हमारे लो पर मिलियन फेटलिटीज़ का, 1 मिलियन पे कितनी मौतें हैं, जो कि बहुत लो है। लेबर का होता है मतलब मजदूरी, और मतलब किसी चीज़ के ऊपर। तो कह रहा है लेबर ओवर एक फ्रेजल वर्ब होती है, इसका मतलब होता है सारा टाइम फूंक देना किसी चीज़ के अंदर। तो कह रहा है सारा टाइम मत फूंको, सारे एफर्ट्स मत फूंको सिर्फ रिकवरी बताने में और अपनी कम फैटिलिटीज़ को सबके सामने बोस्ट करने में, है ना। लोगों को डरने दो, उनको बताओ कि कितना सेफ बिहेवियर ज़रूरी है, चाहे कम फैटिलिटीज़ हैं लेकिन किसी की मौत कभी भी कोरोना से हो सकती है। लेबर ओवर नोट कर लेना, किसी चीज़ के अंदर ज़रूरत से ज़्यादा टाइम या एनर्जी फूंकना। चलिए बढ़ते हैं अपने क्विज़ की तरफ, आ जाओ फटाफट से, एक शेयर देना ना भूलें। मैं बोलता हूँ, आप देते नहीं हो, चलो कोई बात नहीं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कौन सा करें, सिंपल वाला करते हैं पहले। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट्स द ऑपोजिट ऑफ द वर्ड रिडंडेंट। रिडंडेंट का ऑपोजिट कौन सा यहाँ बताता है। कंप्लेसेंसी का मतलब होता है सेल्फ सेटिस्फेक्शन। रीआइट्रेट एक वर्ब है, इसका मतलब होता है दोहराना। यील्ड का मतलब होता है सरेंडर करना या देना। इंपेरेटिव का मतलब होता है बहुत ही ज़रूरी। रिडंडेंट का मतलब होता है गैर ज़रूरी। तो गैर ज़रूरी का उल्टा बहुत ही ज़रूरी, बहुत ही ज़रूरी, तो ये आपका आंसर। सिंपल था ना। चलो, देयर इज़ या आर अ न्यू रिसर्च इन द न्यूज़ दैट क्लेम्स दैट द नंबर ऑफ पॉवर्टी स्ट्रिकन या पॉवर्टी स्ट्रक, है ना। पॉवर्टी स्ट्रक या स्ट्रिकन का मतलब होता है गरीबी की चोट खाए हुए। दैट द नंबर ऑफ गरीबी की चोट खाए हुए पीपल हैज़ श्रंकन या श्रंक कंसिडरेबली इन ऑनगोइंग डेकेड। मैं इसको एक बार है ना ट्रांसलेट कर देता हूँ, फिर अपने इसको देखेंगे क्या करना है। एक नई रिसर्च है न्यूज़ में जो दावा ठोकती है कि गरीबी के चोट खाए हुए जो लोग हैं ना, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है। जो डेकेड अभी चल रहा है, जो दशक अभी चल रहा है, ये रिपोर्ट बताती है कि पॉवर्टी स्ट्रिकन या पॉवर्टी स्ट्रक लोग जो हैं बहुत कम हो गए हैं। अब ये बताओ मुझे देयर के बाद क्या लगाएं। अ न्यू रिसर्च, एक रिसर्च है, हमारा सब्जेक्ट है सिंगुलर। सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए वर्ब आएगी सिंगुलर, तो या तो बी आंसर है, या तो बी आंसर है, या ए आंसर है, ठीक है ना। चलो, हैज़ इसके बाद आएगी V3। स्ट्रिकन, यहाँ देखो श्रंकन है एक एडजेक्टिव, श्रंक है एक V3। अगर श्रिंक, श्रंक यहाँ पे V3 की ज़रूरत है तो बी आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। हैज़ के बाद में V3 आएगी, देयर के बाद में इज आएगा, इसी से पता लग गया बी आपका आंसर है। नंबर ऑफ पॉवर्टी स्ट्रिकन नहीं आएगा, पॉवर्टी स्ट्रक नहीं आएगा, यहाँ पे पॉवर्टी स्ट्रिकन एक एडजेक्टिव का काम करेगा। गरीबी की चोट खाए हुए लोग, पॉवर्टी स्ट्रिकन पीपल। अब फर्स्ट देख लो, साइंस हैज़
प्रूवन या प्रूव्ड दैट देयर आर या हैज़ बीन या इज मैनी नेचुरल रॉक स्ट्रक्चर्स अक्रॉस द वर्ल्ड दैट आर सोली क्रिएटेड बाय मेल्टेड या मोल्डन लावा। साइंस ने साबित कर दिया है कि बहुत सारी ऐसी नेचुरल रॉक स्ट्रक्चर्स हैं दुनिया में जो खाली खाली पिघले हुए लावा से क्रिएट हुई हैं, बनी हैं। सीधी सी ग्रामर लगानी है। हैज़ के बाद में V3 आएगी। V3 है प्रूव्ड ना कि प्रूवन। प्रूवन है एक एडजेक्टिव, है ना। बी आंसर है या डी आंसर है। देयर इज या देयर आर मैनी नेचुरल रॉकी स्ट्रक्चर्स। स्ट्रक्चर्स अगर ऐसा है यहाँ पे आर आएगा। मैनी एडजेक्टिव, नेचुरल एडजेक्टिव, रॉकी एडजेक्टिव, नाउन है स्ट्रक्चर्स। अगर स्ट्रक्चर नाउन है तो ये सब्जेक्ट है, इसके हिसाब से वर्ब आएगी प्लूरल, यहाँ पे आएगा आर। तो यहाँ पे लास्ट में मोल्टन हो जाएगा, बी आपका आंसर। अब देख लो मोल्टन क्यों आएगा, पिघला हुआ लावा, मोल्टन लावा। मोल्टन एक एडजेक्टिव है, यहाँ पे मेल्टेड नहीं आ सकता। यही एग्जाम में आपको अपनी अप्रोच रखनी होती है। आप जो है ना हमेशा एलिमिनेशन मेथड से चलें, बहुत जल्दी आपके क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। मुलाकात लूँगा कल की वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग आउट। मेंबर स्पेशल वीडियो आज शाम में या कल शाम में अपलोड होगी। अब हर वीक आपको फुल पेपर्स मिलने वाले हैं। तैयार रहें, 1.5 2 घंटे की वीडियो आने वाली है, लेकिन आपको मज़ा आएगा। साइनिंग आउट।